बंगाल में राजनीतिक हिंसा एकदम से फट पड़ी है। यही प्रशासन जिसने शांतिपूर्ण चुनाव करा लिया, वो चुनाव के बाद शांति की रक्षा नहीं कर पा रहा है और भयानक अशांति फैल गई। तृणमूल का 15 साल का कार्यकाल अजीब रहा है। सीपीएम कहती है कि उसके 1200 कार्यकर्ताओं की इस दौरान हत्या। 1200। बीजेपी ने भी तृणमूल के दफ्तर कब्जा कर लिया। एक लॉक टूटा हुआ पड़ा है, पंखे वंखे मोड़ मार दिए गए हैं, टेबल था कांच वांच तोड़ दिया गया है, पैम्पलेट वगैरह पड़े हुए हैं, पार्टी के बुकलेट पड़ा हुआ है, फ्रिज है, ये सब तोड़ा गया है। केंद्रीय बल खड़े हुए। सबसे शर्मनाक ये है वो कहाँ है उनका अता पता नहीं। उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल भी है। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। नया बाजार एक जगह वहाँ से वीडियो आ रहा है कि मीट की दुकानें और इन सब चीजों को बंद कर रहे हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में भारी हंगामा हो गया है। टीएमसी के एक दफ्तर पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर है। एक मीट की दुकान पर भी बुलडोजर चलाया गया है। ये सब बहुत खराब और खतरनाक है और ये बंगाल का वो चित्र प्रस्तुत कर रही है जिसकी आलोचना करके ये लोग सत्ता में आए। इन्होंने कहा कि वहाँ भय का वातावरण है और हम भय मुक्त करेंगे। बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। ये तो आते ही इतना भय पैदा कर देते हैं कि तो ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला जारी रहने वाला। सच्चाई ये है, बंगाल में तृणमूल की हार पर जश्न मनाने वालों में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं, लेफ्ट में भी और लोकल कांग्रेस में बड़ा जश्न। लेकिन दूसरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी हो रही है। बीजेपी के लोगों ने एक जिले में लेनिन की मूर्ति तोड़ दी। क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकेगी? नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह फिर एक बार राउंड टेबल स्टूडियो के इस कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत। ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं इस बात पर कि जो बंगाल में सरकार बदलने का फैसला आने के बाद राजनीतिक हिंसा एकदम से फट पड़ी है। जगह जगह से असंख्य वीडियो आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और खबरें आ रही हैं और राष्ट्रीय मीडिया को भी उन्हें कवर करना पड़ रहा है। हालांकि राष्ट्रीय मीडिया निश्चित तौर पर वो एक पक्ष है और पक्षपात भी करता है, इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन खबरें इतनी आ रही हैं कि वो बचाना और छिपाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जरूरी है कि इस पर बात की जाए कि ये सब क्यों और इस इतने बड़े पैमाने पर कैसे हो रहा है। देखिए, इसमें कई चीजें हैं और कई तरह की हिंसा हो रही है। सबसे पहले तो ये हुआ है कि 15 साल जो तृणमूल का शासन था उस दौरान और इसके पहले भी बंगाल में जब लेफ्ट का 34 साल शासन था, 30 साल के करीब कांग्रेस का शासन था, इसके पहले जब देश आजाद हुआ था और उसके भी पहले जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, बंगाल में तुलनात्मक रूप में हमेशा आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है उसमें हिंसा का स्थान रहा है। ये एक समाजशास्त्रीय शोध का विषय हो सकता है कि आखिर क्या वजह है कि बंगाल में तुलनात्मक रूप में देश के दूसरे हिस्सों से ये ज्यादा हो। आजादी के पहले आप जानते हैं कि अंग्रेज जो उन्होंने शुरुआत की इस देश पे कब्जा करने की, तो कलकत्ते से की। 47 में वही वो जगह है जब हम आजाद होने के क्रम में थे और देश के बंटवारे की ब्रिटिश योजना कामयाब होती नजर आ रही थी। जिन्ना साहब पाकिस्तान लेने पे अड़े हुए थे, गांधी जी रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन असफल हो रहे थे। गांधी जी के साथ जो उनके कांग्रेसी सत्रप थे वो भी जल्दबाजी में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये एक परिस्थिति बनी है जिसमें देश आजाद हो रहा है, तो अगर हम ये बंटवारे को बचाने की लड़ाई लड़ने लगेंगे तो कहीं ये मामला लिंगर न हो जाए। तो दोनों तरफ से जो जल्दबाजी थी, बेचैनी थी, उसने उस परिस्थिति को जन्म दिया जिसमें पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन उस जन्म से पहले कलकत्ते से ही मुस्लिम लीग के डायरेक्ट कॉल पे एक हिंसा हुई थी। वो धार्मिक हिंसा थी, हिंदू मुस्लिम, और बहुत बड़े पैमाने पर उसमें लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत हिंसा हुई थी। और अंग्रेज सरकार के दूते का नहीं था कि उसको रोक सके। उसने गांधी जी से अनुरोध किया और गांधी जी एक बूढ़ा फकीर, एक धोती में लिपटा हुआ शरीर लेके और एक डंडा लेके पहुंच गए कलकत्ता, नोआखाली और जहां जहां हिंसा हो रही थी उन्होंने अपने को झोंक दिया। बाकी सब नेता यहाँ सरकार बना रहे थे और गांधी जी इस देश में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने की। तो बंगाल वो है। अगर आप इतिहास खंगालेंगे आजादी की लड़ाई का, तो सबसे ज्यादा किन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तो बंगाली और पंजाबी आबादी ही मिलती है। इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा हर तरह के आंदोलन किए। जो बेचैनी बंगाल में रही है, राजनीतिक बेचैनी, वो असाधारण है। और उसके बाद भी बंगाल ने राजनीतिक प्रयोग
ऐसे किए जो असाधारण है। एक लेफ्ट पॉलिटिकल लाइन की हमारे जैसे देश में 34 साल लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार रहना, 23 साल तक तो ज्योति बसु रहे, रिकॉर्ड है किसी मुख्यमंत्री। और उसके बाद जो आए बुद्धदेव भट्टाचार्य, और वहां ममता बनर्जी को भी हमने देखा कि न्यूसेंस पॉलिटिक्स कैसे सफलताएं अर्जित कर सकती है अगर वो एक रंग रूप और विशेष आवरण अपने ऊपर डाल लेती है। ममता बनर्जी ने हमेशा अपने को एक सूती साड़ी में रखा, चप्पल सामान्य पहने हुए, सड़क पर लड़ती हुई स्त्री के तौर पर उन्होंने अपनी छवि गढ़ी और उसको मेंटेन किया। उनमें तमाम दोष हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन ये उनके व्यक्तित्व की असाधारण खूबी है कि एक साधारण स्त्री बन के उन्होंने बंगाल में वाम शासन के विरुद्ध एक आंदोलन का नेतृत्व किया और सफलता पाई और सरकार बनाई। बहुत सारे कारक हैं उसके। तो अब बीजेपी जो देश में अरब सागर से लेके गंगा सागर तक बीच में झारखंड को अगर हटा दे, भगवा परचम फहराने में सफल हो गई है, तो तब उसके दौर में 2.5 लाख केंद्रीय बल होने के बावजूद राज्य की पुलिस भी 60-70 हजार और उससे ज्यादा है, शायद 1 लाख है। इसके बावजूद वहां, और जब सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है अभी, तो सारा प्रशासन उसने अपनी रुचि के अफसरों को सब जगह तैनात किया है। यही प्रशासन जिसने शांतिपूर्ण चुनाव करा लिया, वो चुनाव के बाद शांति की रक्षा नहीं कर पा रहा है और भयानक अशांति फैल गई। बहुत सारे कारक हैं। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के लोग कुछ जगहों पर उनके ऑफिस जो पिछले 15 साल में तृणमूल ने लूट लिए थे, तृणमूल का 15 साल का कार्यकाल अजीब रहा है। सीपीएम कहती है कि उसके 1200 कार्यकर्ताओं की इस दौरान हत्या, 1200। उन्होंने अनेक बार अपने पब्लिकेशंस में इसकी डिटेल्स शाया किए। मैं गया था पिछले चुनाव में, इस चुनाव में तो नहीं जा पाया, तो एक मैंने अध्ययन किया था, मैं सोचता था कि उस पर लिखूं भी, नहीं लिख पाया। वो ये था कि मैं वहां जितने जनपदों में सीपीएम के दफ्तरों में गया उनका वर्जन लेने, सबने तस्दीक की कि उनका ऑफिस कब जलाया गया, डेट्स और वो डिटेल और फोटो लेके मिलते थे कि साहब इसको निकालिए, इसको खबर निकालिए। इतनी जगह वो मुझे मिला कि मुझे लगा इस पे अलग से कुछ लिखना पड़ना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं उस काम कर नहीं सका, लेकिन वो काम है, किसी को भी करना चाहिए। सीपीएम के हर जिले के हर ऑफिस को, बड़े बड़े ऑफिस बने हुए पक्के बड़ी बिल्डिंगों में, तृणमूल के आने के बाद जला दिया गया। छोटे कस्बों में वहां पार्टी दफ्तर होने की एक परंपरा है। ऐसे 1200 ऑफिस थे जो लूट लिए गए और कब्जा कर लिए गए और उस पर तृणमूल का अपना झंडा फहर गया। कांग्रेस के साथ भी ये हुआ है। और अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कांग्रेस के कुछ लोगों ने कुछ जिलों में, शायद मुर्शिदाबाद में या मालदा में, अपने पुराने ऑफिस पे वापस कब्जा किया है। कुछ जगहों पे बीजेपी वाले भी अब कर रहे हैं। इस समय पता नहीं उसमें कौन क्या बीजेपी है, कैसा है, क्योंकि बीजेपी के लिए देश भर से कार्यकर्ता वहां गए थे ये चुनाव लड़ने। कौन कितनी हिंसा कर रहा है, लेकिन कई जगह से ये खबरें आई हैं कि उन्होंने भी तृणमूल के दफ्तर कब्जा कर लिए हैं। कई जगह तोड़फोड़ की तो तमाम घटनाएं हैं। अलग अलग तरह की वहां लड़ाइयां हो रही। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सीपीएम का लेफ्ट विंग है, एसएफआई, उसके ऊपर एबीवीपी जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, इसके लोगों ने वो झंडे में जो डंडे होते हैं बड़े बड़े, उससे हमला कर दिया, 2-3 लोगों के सर फूट गए। वो वीडियो आया हुआ है। एक जगह एक वृद्ध महिला तृणमूल समर्थक थी कि नहीं, तृणमूल वाले कह रहे हैं हमारी समर्थक थी, उसको लोग पीट के चले गए, उसका सर फटा हुआ था, पता नहीं उसकी सेहत क्या है। ऐसे वीडियोज आए हुए हैं। और तमाम जगह दफ्तर तोड़ने और इसके सबके हैं, और केंद्रीय बल खड़े हुए हैं। सबसे शर्मनाक ये है कि वो बंदूक लिए बल जो थे वो कहाँ है, उनका अता पता नहीं। फाल्ता, जहां हमारे उत्तर प्रदेश से गए हुए एक पुलिस अधिकारी को, जिनको सिंघम वगैरह मीडिया में कहा जाता है, वो जाके धमकी दे रहे थे टीएमसी के प्रत्याशी के घर पे। उस जगह पर उस प्रत्याशी का, जिसको माफिया बता रहे थे, उसका दफ्तर सब बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया, तोड़ दिया और उसके सब सामान वामान बाहर फेंक दिया। जबकि वहां चुनाव रद्द हो चुका है, वहां फिर से चुनाव होगा 2 हफ्ते बाद, रीपोल होगा पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उस पर कंप्लेंट की थी बीजेपी ने अनियमितताओं की। तो जिसको माफिया बताया गया उसका अपना ऑफिस बचाना मुश्किल है। रियलिटी ये है। इस तरह की स्थितियां बंगाल में एकाएक हुई हैं। और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता सभी, प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी अपने भाषण में जो कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव के बाद दिया था शाम को, और वहां जो उनके पार्टी के अध्यक्ष और अन्य लोग हैं वो सब बार बार अपील कर रहे हैं कि ये, और डिनाई कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन सब जगह पाया जा रहा है कि जो भी है उन्हीं का झंडा लेके ये सब कर रहे हैं। कार्यकर्ता आपके भले न हो। चुनाव आयोग के पास शासन है, अपनी पसंद के उसने पुलिस के प्रमुख को और प्रशासन के प्रमुख को नियुक्त किया है। अनेक जिलों में प्रशासनिक उसने फेरबदल किए हैं और केंद्र के 2.5 लाख सुरक्षा बल वहां मौजूद हैं, आधुनिक हथियारों से लैस है, और जिन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव कराया 2 किश्तों में, वो इस स्थिति को रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अनेक वीडियोज दिखा रहे हैं कि वो खड़े रहते हैं निष्पक्ष।
जब बीजेपी के या इनके कार्यकर्ता हमला करते हैं। नया बाजार एक जगह, वहां से वीडियो आ रहा है कि पूरा इलाके में मीट की दुकानें और इन सब चीजों को बंद कर रहे हैं, तो उसमें ये हिंदू मुस्लिम एंगल भी है। तो ये सब चीजें बहुत खराब और खतरनाक हैं, और ये बंगाल का वो चित्र प्रस्तुत कर रही हैं जिस चित्र की आलोचना करके ये लोग सत्ता में आए। इन्होंने कहा कि वहां भय का वातावरण है और हम भय मुक्त करेंगे। ये तो आते ही इतना भय पैदा कर दे रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला जारी रहने वाला। आजादी के बाद वहां 2-3 बड़ी मेजर चीजें हुई। नक्सलवाड़ी आंदोलन वहीं से हुआ 67 में, जो लेफ्ट के 3 तरह के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स रहे। संसदीय राजनीति में उनकी प्रमुख पार्टियां रहीं। मैंने बताया कि 34 साल वहां लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई लेफ्ट की सरकार रही। लेकिन उसके पहले भी जो सीपीआई थी, जो आजादी के समय एक पार्टी थी, 64 में उसमें दूसरी पार्टी सीपीएम ने जन्म लिया, और 67 में उसी में से एक हिस्से ने नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू किया। चीन की तरह वो नारा भी लगाते थे कि माओ चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, और एक व्यापक हिंसा वहां एक गांव से शुरू हुई जो जमींदारी और वर्तमान शासन के खिलाफ थी। उस समय के शासन को बदलने की लड़ाई लड़ने लगी और भारी हिंसा हुई। जवाब में केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकार ने जो कांग्रेस की थी, एक बड़ा दमन चक्र चलाया। ये चलता रहा 74 तक जाके उसमें किसी तरह से बार बार राष्ट्रपति शासन और बार बार डेमोक्रेसी की अवहेलना हुई, तब जाके वहां किसी तरह से उस पर काबू पाया जा सके। उसके बाद आपातकाल लग गया, और आपातकाल के बाद चुनाव हुए। उन चुनाव में वाम मोर्चा ने वहां विजय प्राप्त कर ली 77 में, और उसके बाद इतिहास है कि 34 साल तक वो सत्ता, जब वो सत्ता में रहे तो उन पर भी बहुत सारे मामलों के आरोप लगे, कई कांड हुए, लेकिन फिर भी कुल मिला जुला के वहां तुलनात्मक रूप में जो उसके पहले का वक्त था उससे बहुत बेहतर वक्त वहां रहा। लेकिन उन पर भी आरोप थे, और बाद में ऐसे ही एक मामले में पहले उन्होंने भूमि सुधार वगैरह के बड़े काम किए। जो बटाईदार होते हैं उन्होंने उनको जमीन का मालिक बनाया। ये उनका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम था, क्योंकि भारत के बहुत बड़े हिस्सों में भूमि सुधार के काम नहीं हो पाए, और डरती हैं सरकारें ये भूमि सुधार का काम हाथ में लेने में, क्योंकि वो समाज के प्रभु वर्गों के साथ मिलकर राजनीति करती है। बंगाल ने ये प्रयोग किया और सफलतापूर्वक किया। मुझे अब संख्या याद नहीं है, लेकिन एक जमाने में हम लोग उस तथ्य को पढ़ते थे कि 12 लाख से ज्यादा लोगों को, बटाईदारों को जमीन का मालिक बना दिया था। शायद ये संख्या और बड़ी हो, ये एक बड़ी बात थी। लेकिन भूमि सुधार कितने दिन उनको राजनीति में रखता? तो जाहिर था उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात सोची, वही उनके गले पड़ गया, क्योंकि बंगाल में आबादी बहुत घनी है, बहुत ही घनी, और भूमि वहां बहुत महत्वपूर्ण। तो ऐसे में जब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए जमीनें अधिग्रहण करने का फैसला लिया, उसके खिलाफ आंदोलन हो गया। और यही शुभेंदु अधिकारी, इनके पिता, नंदीग्राम वगैरह में और शिंगूर में 2 जगह एक आंदोलन इन्होंने उसका नेतृत्व किया। ममता बनर्जी थी, और उस आंदोलन ने उस सरकार को 2011 में हरा दिया। 11 के बाद जब वहां हिंसा शुरू हुई है, वो एक भयानक हिंसा, क्योंकि जो सीपीएम कहती है हो सकता है उसमें अतिशयोक्ति हो, लेकिन बहुत सारी चीजें सच। और उसका नतीजा हुआ कि सीपीएम के बड़े बड़े नेता और बहुत सारे कार्यकर्ता, असंख्य कार्यकर्ता, ये सब जो है एक दौर में जब दिल्ली में सरकार बदल गई, बीजेपी की आ गई, मोदी जी की आ गई, और बीजेपी ने बंगाल पर अपने पैर फैलाने की कोशिश शुरू की, तो वो लोग जान बचाने के लिए, क्योंकि उनके दफ्तरों को जलाया जा चुका था, नीचे के दफ्तर कब्जा हो चुके थे, बड़े दफ्तरों में आगजनी वगैरह हुई थी, और कार्यकर्ताओं की हत्याओं की बाढ़ आई हुई थी, तो उन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। ये बीजेपी के इस वोट में वाम दलों के समर्थक वोटों का बहुत बड़ा वो है। जो मुस्लिम कार्यकर्ता थे वो तृणमूल की ओर भाग गए अपनी रक्षा के लिए, और जो हिंदू कार्यकर्ता थे वो बीजेपी की ओर चले गए। और बीजेपी एकाएक 10% से अगले 16 के चुनाव में 10% थी, और 2021 के चुनाव में वो एकाएक फूल के 38% पे पहुंच गई, 3 सीट की जगह 77 सीट पे पहुंच गई। तो अब उसके पास इस चुनाव में जो दूरी थी, इस बार वो 45% है, 38 से 45 की ही 7% ही कवर करनी थी, जिसमें चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट और सब का हिस्सा है, वो अपनी जगह है, लेकिन दूरी बहुत कम ले ली थी उसने। भाई 21 के चुनाव में तो ये चुनाव आयोग भी नहीं था और चीजें भी नहीं थी, तब उसको 38% वोट मिला। लोकसभा में उसको 39%, 39 1% उसका और बढ़ा, तो उसके पास ये समर्थन आ रहा था। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां कुछ कहें, इस समय बंगाल में तृणमूल की हार पर जश्न मनाने वालों में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं है, लेफ्ट में भी, और वहां के लेफ्ट में, लोकल लेफ्ट में और लोकल कांग्रेस में बड़ा जश्न है। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के लोग, एक और रिपोर्ट है, कांग्रेस के लोगों ने भी रिपोर्ट दी थी कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने उदय के बाद कांग्रेस के अनेक दफ्तरों पर कब्जा कर लिया था,
इसलिए कई बार रिपोर्टर्स वहां जाते थे तो देखते थे कि इंदिरा गांधी की भी फोटो लगी हुई है, तो पता लगता था कि ये तो पुराना कांग्रेस दफ्तर है जिस पे कब्जा कर लिया था उन्होंने, और आज उस तरह के दफ्तरों पे वापसी हो रही है। सीपीएम के लोग भी कई जगह उन्होंने अपने पुराने दफ्तरों को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी हो रही है। बीजेपी के लोगों ने एक जिले में लेनिन की मूर्ति तोड़ दी है, वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। जब त्रिपुरा में वो जीते थे तो वहां भी उन्होंने लेनिन और अन्य मार्क्सिस्ट नेताओं की मूर्तियां वगैरह तोड़ी थी। तो राइट विंग का एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है लेफ्ट से, लेकिन बंगाल की विशेष परिस्थितियों में ममता बनर्जी के शासन के विरुद्ध इनकी पांतों में एक समझौता था और समझौता रहा, और उनके मतदाताओं वगैरह का एक बड़ा हिस्सा उधर चला आया था जिसने बीजेपी को बुलाया। तो आने वाले दिनों में हमें ये देखना होगा कि ये जो परिस्थिति जन्य राजनीतिक फैसला है जनता का, ये फैसला जहां आ गया है वहीं रुकेगा या उसमें फिर आने वाले दिनों में दूसरे तरह के बदलाव होंगे। और अभी तो खैर ये सब पॉलिटिकल स्क्रिमिश चली रही है कि ममता बनर्जी कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो एक दो दिन में ये खबरें बनेंगी कि उनको बर्खास्त किया गया या वहां राष्ट्रपति शासन लगा या कुछ चीजें होंगी, इसके बाद वहां नई सत्ता आई जाएगी। लेकिन अब तो बीजेपी चुनाव जीत गई तो उसी की सत्ता है, आएगी ही। स्क्रिमिश चाहे जो हो, इस तरह की राजनीतिक स्क्रिमिशेस होती रहती है। तो उसके बाद क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकेगी? बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो पंचायतों के चुनाव से बनता है। पंचायतों के चुनाव में वहां इतना आतंक होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या लेफ्ट के जमाने में भी थी और तृणमूल के जमाने में भी रही, निर्विरोध हो जाती, लोग नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते बहुत सारी पार्टियों। ये एक मुश्किल काम था वहां, और ये दौर वहां मतलब कह के जैसे आज बीजेपी आई है, वहां आतंक राज खत्म करने के, भय के वातावरण को खत्म करके भयमुक्त वातावरण लाने के लिए, ऐसे तृणमूल एक जमाने में आई थी कि कैडर का भय वाला राज्य खत्म करके भयमुक्त लाने के लिए। लेकिन उसके राज्य में लोगों ने भयानक दौर देखा है जब इनकी हालत बहुत खराब हो गई बंगाल में राजनीतिक हिंसा की। और अब जब तीसरे लोग आ गए हैं जिनका पहले ही उत्तर भारत में जगह जगह हिंसा का रिकॉर्ड है, दूसरे उसमें एक सेंसिटिविटी भी है। बंगाल में करीब 28% आबादी पिछले सेंसस के अनुसार, नया सेंसस अभी हुआ नहीं है, मुस्लिम आबादी है। और बंगाल बॉर्डर्ड है, बंगाल का पहले डिवीजन हुआ था आजादी की लड़ाई से पहले, जो आज बांग्लादेश है, जो 71 में पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश बना एक युद्ध के बाद, उसमें एक बहुसंख्यक आबादी जो है मुस्लिम आबादी है। दोनों बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, एक ही लोग हैं। 47 से पहले एक ही देश था, सब एक जगह ही बसे हुए थे, एक तरह से आना जाना सब था, नॉर्मल है। भूगोल ऐसा है कि वो उसमें चाह के भी आप पूरी तरह से बैरिकेटिंग नहीं कर सकते। आप एक बड़े हिस्से में कर चुके हैं, नदियों में कैसे करेंगे, पहाड़ों में कैसे करेंगे, खुद गृह मंत्री ने स्वीकार किया है। हो सकता है बीजेपी शासन आने के बाद उसमें कुछ वृद्धि और कर ली जाए, कुछ फेंसिंग और बढ़ जाए। फिर भी दूसरे फिर जो हमारे बॉर्डर के लोग होते हैं, वहां कैटल स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ गाय को बहुत सारे राज्यों में भोजन के तौर पर प्रयोग करने पर धार्मिक सेंसिटिविटी है, बांग्लादेश के लोगों का भोजन है। तो यहाँ से रेवड़ पशुओं का यूपी, बिहार, राजस्थान से चोरी के स्मगलिंग गैंगों के द्वारा ले जाया जाता है, और वो पार कराने में हमारे सुरक्षा बलों की भी रिश्वत की भूमिका होती है। रेवड़ और वहां की वो खान पान में शामिल है। ये सब इश्यूज हैं। अब ये हमेशा वहां है, मिल जुमला आबादी का झंझट है, एक ही तरह की भाषा है, एक ही तरह का वो है। और जैसा मैंने कहा कि 28% नॉन आबादी है, मुस्लिम आबादी है। वामपंथ शासन में एक चीज थी कि उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला था, जो रहता है हर जगह रहता है, इसको एक लेवल पे कंट्रोल करने में सफलता पाई थी। ममता बनर्जी के समय में ये हुआ कि इनको कहा गया कि ये 28% का समर्थन लेने के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में बहुत आगे गई। कुछ कभी कभी आरोप वाम पर भी लगे थे, लेकिन तुलनात्मक रूप में नहीं। इनके जमाने में ये आरोप बहुत बड़े हो गए, और बीजेपी के आने में इस आरोप की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत से ऐसे फैसले थे जो कंट्रोवर्शियल थे, और उन्होंने मौका दिया कि जो राइट विंग का आर्गुमेंट है, हिंदू राइट विंग का भारत में, उसको स्वीकृति मिल जाए। और दूसरी बात थी सुरक्षा। एक्चुअली सबसे बड़ी बात जिसने बंगाल में इस बदलाव के लिए जमीन तैयार की, वो थी सुरक्षा। सुरक्षा का सवाल बहुत बड़ा था, और सुरक्षा के सवाल पर ही ये बदलाव हुआ है। लेकिन क्या ये बदलाव स्थायी है? और क्या इस बदलाव में, जिस आधार पर यह बदलाव हुआ है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति नॉर्मलसी की ओर जाएगी, राजनीतिक हिंसा पर रोक लगेगी, ऐसा कोई संकेत नतीजे आने के बाद नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा मिल रहा है।
लग रहा है कि ये मल्टीफोल्ड हो जाएगी, ये वामपंथ दक्षिणपंथ की लड़ाई में बदल जाएगी, जैसा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुआ, लेनिन की मूर्ति तोड़ने में हुआ। ये विभिन्न पुराने अत्याचारों को ठीक करने की कोशिश में, यानी अपने अपने ऑफिसेज वगैरह को वापस लेने की लड़ाई में, जो पार्टी इस समय सत्ता में आ गई है उसका सांगठनिक ढांचा चूंकि राज्यव्यापी नहीं था, वातावरण उसके पक्ष में गया, केंद्रीय सरकार की भूमिका, चुनाव आयोग की भूमिका, केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका, इसने उसके लिए कार्यकर्ता वाला की कमी पूरी की, और देश भर से गए हुए कार्यकर्ताओं की भूमिका जो अब धीरे धीरे अपने घरों पे लौट जाएंगे। इनकी अनुपस्थिति में राज्य सरकार क्या वहां राजनीतिक हिंसा के वातावरण को बेहतर कर सकेगी? ये सारे प्रश्न हमारे सामने, देखते हैं कि क्या इसमें होता है। तो आज के लिए आपके सामने इतना ही, फिर प्रस्तुत होंगे।